हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 8 मार्च 2025 को गृह विज्ञान विषय का पेपर देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं गृह विज्ञान विषय का एक और वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गृह विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर। और इस वायरल मॉडल पेपर को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप 70 में 65 प्लस का स्कोर जरूर कर लोगे। 70 में 70 का स्कोर करना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, बहुत सारी तैयारी करनी होगी, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। यदि आपका लक्ष्य है 70 में 70 का तो आप 70 में 70 जरूर लेकर आएंगे। लेकिन इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, एक आध मॉडल पेपर तैयार करने से काम नहीं चलेगा। ये बिल्कुल सच्चाई है कि आप बस इसी को तैयार कर लो, बस 70 में 70 आ जाएगा। ऐसा मैं आपके साथ किसी भी तरह का भ्रम नहीं पैदा करूंगा, आपके मन में किसी भी तरह की कंफ्यूजन में नहीं रखूंगा। आप सभी को 70 में 70 लाना है तो आपको मेहनत करना होगा। आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको अच्छे से पढ़ना होगा, उनको अच्छे से याद करना होगा, एक एक चीज को समझना होगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको 70 में 70 लाना है। जब आपका लक्ष्य होगा 70 में 70 का तो आप 65 प्लस बहुत आसानी से लेकर के आओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कोड को याद कर लेना, 823 इजी कोड का ये वायरल मॉडल पेपर है, गृह विज्ञान विषय का पेपर है। चलिए एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अति लघुत्तरी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का भी यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन प्रिंट करवा लिया है। एक एक प्रश्न का उत्तर आपके लिए लेकर के आया हूँ। आप देख सकते हैं आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। सबसे पहले पेपर में आपको क्या करना है, पेपर में आप यहाँ पर अपना रोल नंबर यानी अनुक्रमांक लिख देंगे और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। पेपर में लिखना है, बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर आपको कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट का जो समय आपको मिलेगा ये बोर्ड एग्जाम में मिलेगा पेपर को हल करने के लिए, और पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। अब यहाँ पर नोट के अंतर्गत आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और यहाँ पर निर्देश भी आपको पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं के अनुसार आपको बोर्ड एग्जाम देना है। पहला निर्देश है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न अनिवार्य हैं करना। उसके पहले निर्देश दिया होगा, निर्देश आपको पढ़ना है। यहाँ पर अगला है प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा है। 2 खंडों में पेपर विभाजित है, खंड आ में और खंड बा में। अब खंड आ में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको ओएमआर उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने हैं। जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे इन प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पर ओएमआर सीट में प्रश्न संख्या यहाँ पर 1 दिख रहा होगा आपको, और प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर आप ओएमआर सीट में गोला काला करके देंगे। और जो आप यहाँ पर गोला भरेंगे नीचे भी आपको ओएमआर सीट में यहाँ पर उसका उल्लेख करना होगा। कहने का अर्थ है कि यदि आपने पहले प्रश्न में ए वाला ऑप्शन भरा तो आप यहाँ क्या करेंगे, पहले प्रश्न के आगे ए ऑप्शन लिख देंगे। जिस प्रश्न में जो आप गोला काला करेंगे यहाँ पर भी आप वही लिखते हुए चले जाएंगे, क्योंकि ये करना है, ये अनिवार्य है। ये नहीं आपने यहाँ गोला काला किया यहाँ छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। जो चीज समझ में ना आए आपको वहाँ पर जो आपके कक्ष में जो टीचर्स लगे होंगे, जो वहाँ पर निरीक्षण कर रहे होंगे यानी जो गार्डी कर रहे होंगे, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही आपको उत्तर चिन्हित करना है। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको क्लियर समझा देना चाहता हूँ, थोड़ा आप समझिएगा।
यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है। अब इसमें मान लीजिए सी वाला ऑप्शन सही है, आपने जो है सी वाला गोला काला नहीं किया, इसके बजाय आपने डी वाला कर दिया या कोई और कर दिया, गलती से या जल्दबाजी में हो गया। अब आपको जो है ज्ञात हो गया है कि मैंने गलती कर दी है, तो इसे ना तो इस तरह से काटना है, कुछ नहीं करना, ना इरेजर का प्रयोग करना है, यानी इरेजर से इसको साफ भी नहीं करना है, और ना ही इसमें व्हाइटनर लगा सकते हैं, कुछ नहीं करना है, ध्यान रहे आप सभी को। चलिए यहाँ पर है अगला निर्देश। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, या 4 नंबर का है, या 6 नंबर का है, इसका भी विवरण दिया रहेगा। आप इसको मॉडल पेपर में भी देखेंगे यहाँ पर, और बोर्ड एग्जाम में जो पेपर मिलेगा उसमें भी दिया रहेगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा जो होगा ये होगा 50 अंकों का, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर अपना समय नष्ट ना कीजिएगा, यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उसके पीछे आप नहीं पड़ेंगे। अब बारी आती है खंड आ के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ने की। इन सभी प्रश्नों को मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको प्रश्नों का आंसर रटना ना पड़े। तो चलिए निर्देश यहाँ पर पढ़ लेना आप लोग। प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, यानी 4 विकल्प हैं एक प्रश्न के। उनमें से सही विकल्प को चुनकर आपको OMR उत्तर शीट में गोले को काला करना है। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोग ध्यान दें, पहला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये सभी प्रश्न वायरल प्रश्न है, 2025 बोर्ड एग्जाम में 100% आने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, यह अप्रत्यक्ष आय है। यह क्या है? अप्रत्यक्ष आय है। यह इनमें से कौन सी आय है जो अप्रत्यक्ष रूप में हमें प्राप्त होती है? तो जमा धनराशि का ब्याज ये प्रत्यक्ष आय है, और वेतन भी हमें प्रत्यक्ष, यानी वेतन जो हमें प्राप्त होता है प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आता है। कृषि से, यानी कृषि में हमने कोई फसल उगाई है और उसको बेचकर जो पैसा मिला वो भी प्रत्यक्ष आय का ही क्या है? उदाहरण है। लेकिन निःशुल्क आवास जो मिलता है ये क्या है? ये अप्रत्यक्ष आय है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब क्या करना है आपको? यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला। अब बी वाला गोला काला कर देना है आपको। इसी तरह से जिस प्रश्न में जो भी आंसर सही होगा आप गोला काला करेंगे और नीचे यहाँ पर भी लिख देंगे। क्लियर हो गया? एक एक चीज मैं आपको क्लियर करा दूंगा, किसी भी चीज का आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव किस पर पड़ता है? विकल्प यहाँ पर हैं, जन स्वास्थ्य पर, व्यक्तिगत कार्य क्षमता पर, आर्थिक जीवन पर, या उपर्युक्त सभी पर। तो पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव कहाँ पड़ता है, किस पर पड़ता है? जन स्वास्थ्य यानी लोगों के स्वास्थ्य पर भी पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत कार्य क्षमता पर भी पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, और आर्थिक जीवन पर भी पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, संक्रामक रोगों से बचाव किया जा सकता है। संक्रामक रोगों से कैसे बचाव किया जा सकता है? तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर टीकाकरण के द्वारा, या संतुलित आहार के द्वारा, या नियमित व्यायाम के द्वारा, या प्रातः काल धूप में बैठकर। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। संक्रामक रोगों से यदि बचाव करना है तो इसके लिए टीकाकरण के द्वारा इनसे बचा जा सकता है। अगला प्रश्न है, नेत्रों के लिए कौन सा पौष्टिक तत्व आवश्यक होता है? तो नेत्रों के लिए आप सभी जानते हैं विटामिन ए। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। विटामिन ए जो होता है यह हमारे नेत्रों के लिए सबसे आवश्यक माना गया है।
प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, 1 ग्राम में होते हैं, तो 1 ग्राम में क्या होते हैं? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या 10 डेकाग्राम होते हैं, या 10 सेंटीग्राम होते हैं, या 10 डेसीग्राम, या 10 मिलीग्राम होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों 1 ग्राम में क्या होते हैं? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 ग्राम में होते हैं यहाँ पर 10 डेसीग्राम। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 10 डेसीग्राम। बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, वर्षा का जल होता है, तो वर्षा का जो जल होता है यह कैसा जल होता है? शुद्ध होता है, या लवण युक्त होता है, या अशुद्ध होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो वर्षा का जल होता है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल शुद्ध जल होता है। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो नील का प्रयोग किस पर करते हैं? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जो सफेद सूती वस्त्र होते हैं उन पर नील का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि हम इनमें से किस विधि के द्वारा भोजन पकाएं तो उसके पौष्टिक तत्व सुरक्षित रहते हैं? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है? भाप के द्वारा यदि भोजन को पकाया जाता है तो उसमें क्या होता है? पौष्टिक तत्व सुरक्षित रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों भाप के द्वारा किसके द्वारा पकाया जाता है? कुकर के द्वारा, प्रेशर कुकर के द्वारा। अगला प्रश्न है, कार्बनिक पदार्थों के जलने से कौन सी गैस बनती है? तो कार्बनिक पदार्थों के जलने से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। प्रश्न अगला है, फेफड़ों की क्रियात्मक प्रकार्यात्मक इकाई क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वायु कोश। राइट आंसर क्या होगा? वायु कोश यानी कूपिका। कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता? बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा अंग है जो श्वसन का भाग नहीं है, यानी श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पर नाक जो है श्वसन तंत्र का भाग है, फेफड़े भी श्वसन तंत्र का भाग है, और श्वास नली भी श्वसन तंत्र का भाग है, लेकिन ये यकृत जो होता है यह श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता, इसलिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, बर्फ की टोपी का प्रयोग होता है, तो बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है? आप सभी जानते हैं। प्रायः बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? ठंडी सेंक देने के लिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, जब किसी भी व्यक्ति को तेज ज्वर यानी तेज बुखार आ जाता है तो उसे ठंडी सेंक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठंडी सेक देने के लिए बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। आप एक एक प्रश्न का आंसर समझते चलिएगा ताकि आपको रटना ना पड़े। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, क्षय रोगी के लिए हानिकारक है। जो क्षय रोगी होते हैं उनको क्या नहीं देना चाहिए? क्षय रोगी के लिए हानिकारक होता है मसालेदार भोजन। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्षय रोगी यानी जिन्हें तपेदिक है उनको क्या नहीं देना चाहिए? अधिक मसालेदार भोजन उनके लिए हानिकारक होता है। एक प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर छूट गया, चलिए इसको भी कवर करते हैं। शरीर का तापमान देखने का अल्पतम समय है, अल्पतम या न्यूनतम समय क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 से 3 मिनट। शरीर का तापमान देखने के लिए अल्पतम या न्यूनतम समय कितना होता है? 2 से 3 मिनट। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कौन है जो पूर्ण तरल आहार है? यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, मैं यहाँ पर सही कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। पूर्ण तरल आहार क्या है? क्या दूध है, या चाय है, या फिर दाल है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्ण तरल आहार क्या है? यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा, दूध है। चलिए
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले धन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, यानी परिवार के जो सदस्य हैं उनकी कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो व्यय किया जाता है धन, उसको क्या कहते हैं? पारिवारिक व्यय कहते हैं। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, खाने का सोडा मिलाकर पकाने से खाद्य सामग्री का नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व है। खाने का सोडा यदि हम भोजन में मिला देते हैं और इसके बाद हम भोजन को पकाते हैं तो खाद्य सामग्री का जो है एक पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है, जिसे कहते हैं विटामिन बी। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, पारिवारिक बजट का मुख्य घटक नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पारिवारिक बजट का मुख्य घटक शिक्षा है, मकान है, भोजन है। यहाँ पर फैशन जो है पारिवारिक बजट का मुख्य घटक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, शुद्ध जल में अभाव होता है। तो शुद्ध जल होता है रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन, यानी शुद्ध जल में रंग नहीं होता, उसमें किसी तरह की गंध नहीं आती, ना ही उसमें किसी प्रकार का कोई स्वाद होता है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, उपरयुक्त सभी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो इनमें से कौन सा रोग है जो मक्खियों के द्वारा फैलता है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, हैजा रोग। मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लें। 2025 बोर्ड एग्जाम में सेम इसी तरह के प्रश्न आने हैं। ये 20 बहुविकल्पी प्रश्न रामबाण हो सकते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे क्या है, खंड बा, जिसमें पहले निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये प्रश्न संख्या 21 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको कहूंगा ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। इनको आप जो है अच्छे से तैयार कर लें। चलिए एक एक प्रश्न को आंसर के साथ मैं आपको बताता चलूंगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 है, पारिवारिक बचत के क्या उद्देश्य हैं? यहाँ पर आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 21 का उत्तर, बचत के निम्न उद्देश्य हैं या पारिवारिक बचत के निम्न उद्देश्य हैं। कौन कौन से? पहला है उद्देश्य वृद्धावस्था में सहायता। यदि हम पारिवारिक बचत करते हैं या अपने धन की बचत करते हैं तो इससे क्या होगा, जब कोई भी वृद्ध हो जाएगा, जिसने बचत की है, वृद्ध यानी बूढ़ा हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, वही धन सहायता के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत रहेगा। यानी वो धन के द्वारा हम कई कार्य ऐसे होंगे जो हम वृद्धावस्था में नहीं कर सकते, उस धन के माध्यम से कर लेंगे। दूसरा है राष्ट्र के विकास में सहायक। राष्ट्र के विकास में भी सहायक हो सकता है वह धन जिसे हमने बचाया है। और तीसरा है जीवन स्तर उठाने में सहायता। यदि हमने बचत की है और हमारे पास बहुत अच्छा खासा पैसा है तो हमारा जीवन स्तर भी बहुत अच्छे ढंग का होगा, हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठता चला जाएगा। अगला है आश्रितों की सहायता। जो आप पर आश्रित हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, उन सदस्यों के लिए भी सहायता देगा वही बचत किया गया धन। भविष्य के आकस्मिक संकट में सहायता, और भविष्य में जो अचानक कोई संकट आ जाता है तो उसमें भी की गई बचत क्या होगी, सहायता के रूप में सिद्ध होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, बचत के यहाँ पर इतने उद्देश्य हैं, वृद्धावस्था में सहायता, राष्ट्र के विकास में सहायक, जीवन स्तर उठाने में सहायता, आश्रितों की सहायता और भविष्य के आकस्मिक संकट में भी सहायता। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, आदर्श कुआं किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आदर्श कुआं किसे कहते हैं? प्रश्नोत्तर संख्या 22। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप समझेंगे इस प्रश्न का उत्तर,
आदर्श कुआं उसे कहते हैं जिसकी दीवारें पक्की होती हैं और कुएं के ऊपर छावनी होती है। इसका पानी साफ होता है क्योंकि जल अंदर से रिस रिस कर आता है। आदर्श कुआं किसे कहते हैं? जिसके अंदर की जो दीवारें हैं चारों ओर की, वो जो होती हैं पक्की होती हैं और कुएं के ऊपर एक छावनी होती है ताकि किसी भी तरह की गंदगी उसमें ना गिर सके। इसका पानी भी साफ होता है और जल भी क्या होता है, अंदर से यानी नीचे से जमीन से रिस रिस कर आता रहता है। उसे कहते हैं आदर्श कुआं। चलिए इसका उत्तर समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, बाटुलिज्म भोज विषाक्तता के क्या कारण हैं? चलिए इसका उत्तर आप लोग समझेंगे यहाँ पर। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 23 का उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 23 आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। बाटुलिज्म विषाक्तता के रूप में भी जाना जाता है। यह एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी है जो एक जीवाणु, जिसे क्या कहते हैं, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बोटुलिनम संक्रमण के कारण होती है, जो भोजन के माध्यम से या घावों के माध्यम से होता है। ये हो गया इसका जो है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या है? अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर, अस्थि की टूट से आप क्या समझती हैं? यहाँ पर सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से समझिए। अस्थि की टूट से आप क्या समझती हैं? यहाँ पर अस्थि का अर्थ क्या होता है? हड्डी, और टूट का अर्थ होता है टूटना, यानी हड्डी की टूट से आप क्या समझती हैं या क्या समझते हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 24 का उत्तर मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चोट के कारण शरीर की कोई हड्डी टूट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अस्थि भंग कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा उत्तर हुआ और आपने समझ भी लिया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, चिकनाई या तेल का धब्बा किस प्रकार छुड़ाया जा सकता है? चिकनाई या तेल का धब्बा किस प्रकार छुड़ाया जा सकता है? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर समझिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 25 का उत्तर, घी या तेल लगे वस्त्रों को साबुन या गर्म पानी से धोने पर यह धब्बा आसानी से निकल जाते हैं। यदि किसी कपड़े में घी लग गया या तेल लग गया, ऐसे वस्त्रों को साफ करने के लिए साबुन या गर्म पानी से धोने पर ये धब्बा आसानी से छूट जाएंगे, साफ हो जाएंगे। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2025 बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भोजन परोसने की विभिन्न प्रचलित शैलियां कौन कौन सी हैं? विभिन्न प्रचलित शैलियां कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 26, जो कि सबसे इजी उत्तर है, बिल्कुल छोटा सा उत्तर है। भोजन परोसने की शैलियां कौन कौन सी हैं? भारतीय शैली, विदेशी एवं बुफे शैली। ये हो गया बिल्कुल आसान सा उत्तर, आपको याद रखना है इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला यहाँ पर प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले निर्देश पढ़ेंगे आप लोग। निर्देश है प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तो प्रश्न संख्या 27 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 9% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 9,000 रुपए का 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? बिल्कुल आसान है, सवाल कोई भी आए आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले हल कैसे करना है आपको, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 27। अब मूलधन कितना है? 9,000 रुपया है। मूलधन कितना है? 9,000 रुपया है। और दर कितनी है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, दर है 9%। दर कितनी है? 9% है। समय कितना दिया गया है? 4 वर्ष। अब इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। इसको क्या करेंगे? समय कितना है? 4 वर्ष है। दर क्या है? 9% है। साधारण ब्याज बराबर एक सूत्र होता है। चलिए मैं यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर
ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन गुणे दर और गुणे समय, और इसे कहते हैं बटा 100। ये होता है सूत्र। अब मूलधन कितना है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 9,000 रुपये। दर कितनी है? 9%। समय कितना है? 4 वर्ष। और नीचे बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब एक जीरो यहाँ काटेंगे और एक ऊपर काटेंगे, एक यहाँ काटेंगे, एक ऊपर काटेंगे। यहाँ पर 90 है, 9 है और 4 है, तो 90 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 और 90 का गुणा हम करेंगे। यहाँ पर आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझें, बेसिक से समझें। 9 का जीरो में गुणा होगा तो जीरो आएगा, 9 9 81 होता है। अब यहाँ पर जो 810 आया है इसको हम किससे गुणा करेंगे? 4 से, क्योंकि 90 का 9 से गुणा किया, इतना आ गया 810। अब इसको 4 से हम गुणा करेंगे, इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा रफ कार्य के रूप में। 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे जीरो में तो जीरो आएगा, 4 एकम 4 आ जाएगा, 4 अठे क्या आएगा? 4 अवठ 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। साधारण ब्याज बराबर कितना आ गया? 3240, यानी 3,240 रुपया। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। 3,240 रुपया आ गया इसका उत्तर। इस तरह से इस तरह के प्रश्नों को हल करना है। समझ गए ना आप लोग? बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है पेचिश और अतिसार में क्या अंतर है? पेचिश और अतिसार में क्या अंतर है? और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का आएगा। यहाँ पर जो लघुत्तरीय प्रश्न होगा 4 नंबर का आएगा। तो पेचिश और अतिसार में क्या अंतर है? प्रश्नोत्तर संख्या 28 आप लोग बिल्कुल बेसिक से समझें। सामान्यतः अतिसार का मुख्य कारण अपच होता है। इससे भिन्न पेचिश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या होता है? कुछ जीवाणुओं का संक्रमण होता है। यही कारण है कि पेचिश में प्रायः ज्वर भी हो जाता है। कभी कभी पेचिश में शौच के माध्यम से आव, श्लेष्मा तथा रक्तस्राव भी हो जाता है। जहाँ तक अतिसार का प्रश्न है उसमें इस प्रकार के कोई लक्षण प्रकट नहीं होते। अतिसार की दशा में प्रायः बच्चों को अधिक समय में तथा पतले दस्त होते हैं, जिससे बच्चा प्रायः कमजोर होने लगता है। तो ये है अंतर पेचिश और अतिसार में। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है। यहाँ पर प्रश्न है कि मियादी बुखार के रोगी को पोषणीय आवश्यकताओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी जिसको मियादी बुखार है उसको किस तरह का पोषण देना चाहिए, किस तरह का भोजन देना है। चलिए इसका उत्तर समझेंगे आप लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 29। मियादी बुखार में क्या होता है? इस रोग में आंतों में घाव हो जाते हैं। यदि किसी को मियादी बुखार आता है तो उसकी आंतों में घाव हो जाएंगे। अतः रोगी को पूर्ण विश्राम के साथ साथ पहले केवल तरल खाद्य दिया जाता था, जैसे दूध का फटा पानी तथा फलों का रस। किंतु आजकल चिकित्सक यानी डॉक्टर क्या करते हैं? सामान्यतः सभी भोजन दिलाते हैं। इसमें इतना ही ध्यान रखा जाता है कि वसा और मसालों का प्रयोग कम से कम हो तथा हल्की मुलायम और सुपाच्य चीजें दी जाएं, इतना ध्यान रखा जाता है। अंडा और अच्छी तरह पका मांस भी दिया जाता है। इस रोग में लावे का पानी या लावा बहुत लाभप्रद सिद्ध होता है। स्वास्थ्य लाभ की अवस्था में भी अच्छे पौष्टिक भोजन का ध्यान रखा जाता है। यानी रोगी जब स्वस्थ होने लगता है तो उसको अच्छा और पौष्टिक भोजन देने की आवश्यकता होती है। रोगी अपनी रुचि की कोई भी वस्तु खा सकता है, जो उसे पसंद है वो खा सकता है, लेकिन कुछ चीजों की शर्तें रहती हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया है। चलिए अगला प्रश्न है, सिलाई किट क्या है? सिलाई किट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिलाई किट की आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए एवं उसका उपयोग लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न बिल्कुल क्लियर है, 2025 बोर्ड एग्जाम में आना तय है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्नोत्तर संख्या 30 का उत्तर आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। सिलाई कटाई के कार्य के लिए
आवश्यक सामग्री को उनके रखने के डिब्बे या थैले सहित संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? सिलाई किट कहा जाता है। सिलाई किट में फीता जिसे इंच टेप कहते हैं, कैंची, मिल्टन चौक, स्क्वेयर, मेज या चौड़ा पटरा, ड्राफ्टिंग के लिए कपड़ा, धागे, पिने, सुई, अंगुलिस्ताना, प्रेस जिसे इस्त्री भी कहते हैं आदि वस्तुएं रखी जाती हैं। ये समस्त वस्तुएं सिलाई के काम में आने वाली प्रमुख सामग्री हैं। तो इसमें जो है ये जितनी भी वस्तुएं हैं जिस डिब्बे में या थैले में रखी जाती हैं उसे क्या कहते हैं? सिलाई किट कहते हैं। आप सभी जानते हैं, आप सभी के घर में होगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर है, कृत्रिम श्वसन प्रदान करने की क्या उपयोगिता है? ये प्रश्न भी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर आप बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। एक एक प्रश्न का उत्तर मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको रटना ना पड़े। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या 31 आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। इसका उत्तर, किसी कारणवश यदि फेफड़ों में स्वच्छ एवं ताजा वायु का आना जाना कम हो जाए या बंद हो जाए तो दम घुटने की स्थिति आ सकती है। ऐसे में शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति न हो पाने के कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। किसी कारणवश यदि फेफड़ों में स्वच्छ एवं ताजा वायु का आना जाना बंद हो जाए या कम हो जाए तो दम घुटने लगता है, आपने देखा होगा। ऐसे में शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती और व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु भी हो सकती है। इस स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के फेफड़ों में किसी कृत्रिम विधि द्वारा स्वच्छ तथा ताजी ऑक्सीजन युक्त वायु को भरा जाना ही क्या है? यानी भरा जाना ही क्या है? कृत्रिम श्वसन है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी अन्य व्यक्ति के प्रयासों से किसी अन्य व्यक्ति के प्रयासों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की कृत्रिम श्वसन क्रिया को चलाना ही कृत्रिम श्वसन क्रिया को चलाना ही क्या है? कृत्रिम श्वसन क्रिया है। कृत्रिम श्वसन क्रिया प्राथमिक उपचार करने वाले व्यक्ति अथवा चिकित्सक की इच्छा एवं प्रयासों पर निर्भर करती है। कभी कभी कृत्रिम श्वसन के अभाव में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो गई और उसे कृत्रिम श्वसन नहीं दिया गया तो उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। कृत्रिम श्वसन की 3 विधियां हैं। वो विधियां कौन कौन सी हैं मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग अच्छे से ध्यान दें। सिल्वेस्टर विधि, दूसरी है सेफर्स विधि और तीसरी है लाबोर्ड विधि। तो इस प्रश्न का उत्तर आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना क्योंकि ये प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है और 2025 बोर्ड एग्जाम में भी यही प्रश्न आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निर्देश दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है आप लोगों को। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको 100 शब्दों के अंतर्गत लिखने हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 32 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। घर की आंतरिक सजावट से क्या तात्पर्य है? घर की आंतरिक सजावट के लिए किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए और क्यों? आप लोग इस प्रश्न का उत्तर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है बेबी फ्रॉक के लिए मानक नाप, यहाँ पर नाप होगा, मानक नाप लिखिए एवं फ्रॉक की ड्राफ्टिंग कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद अथवा में प्रश्न है यहाँ पर वायु प्रदूषण के कारण व रोकथाम के उपाय लिखिए। 6 नंबर का ये प्रश्न है। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों पाक क्रिया का, यहाँ पर प्रश्न संख्या 34 है, प्रश्न संख्या 34 है पाक क्रिया का
का पौष्टिक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है, विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे, इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेंगे और ये जो प्रश्न जिनका मैंने उत्तर बताया है इन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 70 में 70 का लक्ष्य आप रखिए तो 65 प्लस बहुत आसानी से लेकर के आओगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह से धुआंधार तैयारी करना है यदि आप सभी को। जय हिंद।